Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome again to our Vidya Vihar family. So we are back again with the first lecture of our day that is based on daily current affairs. So today we are going to discuss the current affairs from 8th of August 2020. This will be relevant for your next exam UPSC, PCS, SSC, banking, railway as well as KVS. आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो सिर्फ करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। वैसे करंट अफेयर्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हो, आलतू फालतू या फिर पॉलिटिकल, ये सब चीज को हम लोग ज्यादातर कवर नहीं करते क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं होते। चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए कि क्या वर्ल्ड का हाल है कोरोना को लेके। यूएसए टॉप पे बना है, ब्राजील सेकंड, थर्ड पे इंडिया बना हुआ है। हमें सबसे ज्यादा मतलब किससे? इंडिया से। इंडिया में टोटल डिसीज हो गए 42,578। इंडिया में सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्रा एंड कर्नाटका। महाराष्ट्र जल्दी 5 लाख के आसपास पहुंचने ही वाला है। चलते हैं अपनी न्यूज की ओर। बहुत ही दुखद न्यूज है ये, बहुत 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 ही दुखद न्यूज है। केरला में ही एक साथ दो घटना घट चुकी है। एक तो लैंडस्लाइड से करीब 18 लोगों की मौत हो गई। सारे लोग सो रहे थे उस टाइम इनकी मौत हुई है, कितनी बुरी बात है। और ये हुआ है कि एयर इंडिया का एक फ्लाइट जो कि दुबई से आ रहा था केरला कैलिकट एयरपोर्ट पे, वो रनवे पे अपना बैलेंस खो दिया और जाके वैली में गिर गया, जिसके कारण एयर इंडिया के उस फ्लाइट के 2 टुकड़े हो गए। 15 लोगों की जान चल गई इंक्लूडिंग पायलट। यानी एक दिन में सेम स्टेट पे दो बहुत बड़ी बड़ी खबर, दो बहुत बुरी खबर। पता नहीं है 2020 और क्या क्या लाएगा। ये है कि इंडिया का केस पर डे बढ़ते ही जा रहा है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है। ईरान के 2 मैरीन ऑफिसर के द्वारा इंडिया के 2 फिशरमैन को मार दिया गया था। उसी में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कंपेंसेशन बोल रहा है दिया जाने के लिए कि उस 2 फिशरमैन के फैमिली वालों को कंपेंसेशन प्रदान किया जाए। ये भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रिलेवेंट नहीं है। चलिए अब देखते हैं हमारा फर्स्ट न्यूज, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, बट एक टर्म इसमें आ जाता है वो रिलेवेंट है। चलिए उसको देख लेते हैं। ये दिल्ली सरकार का ऐसा कहना है कि गवर्नमेंट जॉब पोर्टल के पास उतने जॉब है जितने की एप्लीकेंट्स नहीं है। और ये दिल्ली गवर्नमेंट का एक जॉब पोर्टल है जिसको बोलते हैं रोजगार बाजार जॉब पोर्टल। ये एग्जाम में पूछ सकता है, मैंने इसी के लिए इस न्यूज को इंक्लूड किया है कि रोजगार बाजार जॉब पोर्टल जो है किस स्टेट का जॉब पोर्टल है। ये है दिल्ली का जॉब पोर्टल। उनके द्वारा बोला गया कि अभी करंटली जो 9 लाख जॉब अवेलेबल है इस पोर्टल में, बट अप्लीकेंट्स जो है वो 8.64 लाख ही हैं। बोला गया है कि 22 लाख टोटल जॉब्स को पोस्ट किया गया था, जिसमें से 3.5 लाख जो कैंसिल हो गए क्योंकि उसमें कुछ डुप्लीकेसी थी, वो सब फेक थे। ऐसा बोला जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा। क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है ये तो कोई बता नहीं सकता। ये है हमारे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर गोपाल राय के द्वारा ऐसा बात बोला जा रहा है। ये एक अच्छा न्यूज है, बहुत ही अच्छा न्यूज है ये कि फूड विजन 2050 प्राइज फॉर नंदी फाउंडेशन, यानी कि द रॉकेट फिलर फाउंडेशन हैज, रॉकेट फिलर फाउंडेशन के द्वारा हैदराबाद बेस्ड एक एनजीओ को सेलेक्ट किया गया, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट किया गया एज वन ऑफ द टॉप 10 विजनरीज इन द वर्ल्ड फॉर द फूड विजन 2015 प्राइज। यानी कि टॉप 10 विजनरीज में इन्होंने ऐसा क्या काम किया था, इन्होंने अराकूनॉमिक्स मॉडल को तैयार किया था। और ये कहाँ कहाँ पे इस मॉडल को अप्लाई किया था? अराकू एंड वर्धा डिस्ट्रिक्ट में। ये दो जगह इन्होंने अराकूनॉमिक्स मॉडल को तैयार किया था। इसके के लिए इनको रॉकेट फेलर फाउंडेशन के द्वारा फूड विजन 2015 प्राइज मिला। इसका प्राइज मनी कितना है? अराउंड $2 लाख। हाँ, अराउंड $2 लाख, जिसमें से $1,50,000 तुरंत रिलीज किया जाएगा और बाकी के $50,000 जो है 3 मंथ के बाद रिलीज किया जाएगा। इन्होंने एक मॉडल बनाया था, नंदी फाउंडेशन के द्वारा एक मॉडल बनाया गया था अराकूनॉमिक्स। और ये अराकूनॉमिक्स काम करता है मेरा ABCDEFGH के फ्रेमवर्क पे। इसमें A4 होता है एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, कंपोस्ट, डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, एंटरप्रेन्योर्स, फैमिलीज, ग्लोबल मार्केट्स एंड हेड स्टैंड्स और टर्निंग करंट अप्रोच ऑन देयर हेड। यानी कि ABCDEFGH इस फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए इन्होंने अराकूनॉमिक्स मॉडल दिया था नंदी फाउंडेशन ने। तो याद रख सकते हैं कि फूड विजन 2050 प्राइज में इंडिया की तरफ से किस फाउंडेशन को प्रदान किया गया। टोटल कितना दिया गया? 10 विजनरीज को। कहाँ अनाउंस किया गया? ये न्यूयॉर्क में अनाउंस किया गया। चूंकि इंडिया को मिला ये प्राइज, इंडिया की किसी फाउंडेशन को मिला है, सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा रिलेवेंट हो सकता है। इंडिया टू टेक पार्ट इन कवकाज 2020। ये कवकाज क्या है, इसी के लिए मैंने इस न्यूज को लिया है इसमें।
ये रसिया द्वारा कराया जाने वाला ये एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज जिसको आप बोल सकते हो, मिलिट्री एक्सरसाइज है। और ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों मिलकर इसमें पार्टिसिपेट करेगी। एससीओ यानी कि संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बाकी मेंबरों के साथ इंडिया, पाकिस्तान और चाइना को भी इसमें इनवाइट किया गया है। और ये एक्सरसाइज होने वाला है मेरा अस्त्रखान में। ये जगह याद रख सकते हैं कि इस बार का जो 2020 का एडिशन होगा वो अस्त्रखान में होने वाला है, जिसमें इंडिया की तरफ से 150 आर्मी पर्सनल और स्मॉल नंबर ऑफ पर्सनल फ्रॉम नेवी एंड एयरफोर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये याद रखिएगा, कवकाज जो है कहाँ का है, रसिया का है। 2020 वर्सन कहाँ पे होने वाला, अस्त्रखान में होने वाला। ये ट्राई सीरीज है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ज्वाइन करेगी। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, बाकी सारे संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर के साथ ज्वाइन करेंगे इसको। चलिए अब देखते हैं कि गवर्नमेंट की अनदेखी के कारण ये एक्सीडेंट कैसे हुआ है। कलिकट एयरपोर्ट पे जो कल हुआ है, एक ऑलरेडी रिपोर्ट सबमिट किया जा चुका था कि हमारा जो कलिकट एयरपोर्ट का जो रनवे है वो सेफ नहीं है। क्यों सेफ नहीं है? क्योंकि कलिकट रेलवे का प्रत्येक का जो रनवे का रहता है एक लेंथ रहता है कि इतना लेंथ रहना चाहिए, जबकि वहां का लेंथ है 90 मीटर बस। जबकि उनको सजेस्ट किया गया था रिपोर्ट के रिकमेंडेशन के द्वारा कि उसका लेंथ होना चाहिए एटलीस्ट 200 मीटर। और साइड रनवे जो है वहां प्रेजेंट है 75 मीटर का, जो कि एटलीस्ट होना चाहिए 150 मीटर का। ये एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट मोहन रंगनाथन जी के द्वारा प्रिपेयर किया गया एक रिपोर्ट था, जिसको बोलते हैं सिविल एविएशन सेफ्टी एडवाइजरी कमेटी, जिसको हेड कर रहे थे मोहन रंगनाथन। उसके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार किया गया था, गवर्नमेंट को सजेस्ट किया गया था, बट गवर्नमेंट ने उस डिमांड को नहीं माना। भले ही ये हो गया अराउंड 2011 में ही ये रिपोर्ट को तैयार किया गया था, 2011 में, बट उस टाइम तो हादसा नहीं हुआ। लेकिन 2020 में जाके आखिर वो हादसा हो ही गया। अगर उसी टाइम इस रिपोर्ट को मान लिया जाता, जैसा रिक्वेस्ट किया गया था कि इसके लेंथ को बढ़ाया जाए, इसको और बड़ा किया जाए, ऐसा अगर कर दिया जाता तो आज ये हादसा नहीं होता, कम से कम 15 लोगों की जान बच जाती। टाइप प्रोमिसेस वैक्सीन फॉर इंडिया, यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII जो कि पुणे बेस्ड है, उन्होंने टाइप किया है, किसके साथ किया है? गवी के साथ किया है, विद वैक्सीन अलायंस एंड द बिल एंड मिलिंदा गेट्स, यानी गवी और बिल एंड मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन के साथ उन्होंने एक टाइप किया है, जिसके तहत वो कोविड-19 के वैक्सीन प्रोसेस को और ज्यादा तेज करेंगे, ज्यादा जल्दबाजी से करेंगे और इसको मिडिल एंड लो इनकम कंट्रीज तक भी पहुंचाएंगे। और इसमें बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन के द्वारा अराउंड 150 मिलियन US$ का ग्रांट दिया जा रहा है, फंडिंग दिया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि SII ने किसके साथ टाइप किया? इन्होंने टाइप किया है गावी के साथ, जो कि जिसके साथ वैक्सीन अलायंस किया गया, और साथ ही साथ बिल एंड मेलिंडा गेट्स, जिसके द्वारा फंडेड किया जाएगा ये पूरा प्रोजेक्ट। कितना फंड दिया गया? $150 मिलियन का फंड दिया गया। देख लेते हैं थोड़ा सा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्या है। ये ऐसा इंस्टीट्यूट है इंडिया का जो कि इम्यूनोबायोलॉजिकल ड्रग्स, जो कि वैक्सीन जिसमें इंक्लूड कर दो, इंडिया में ये प्रिपेयर करता है, मैन्युफैक्चरर है। इसको फाउंड किया गया था सेप्रिस पूनावाला के द्वारा 1966 में, और ये होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी है, जिस होल्डिंग कंपनी का नाम है पूनावाला इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रीज। यानी 1966 में इसे फंड बनाया गया था, फाउंडेड किया गया था, किसके द्वारा? सेप्रिस पूनावाला के द्वारा। रामविलास पासवान अर्जेज स्टेट यूनियन टेरिटरीज टू फुल्ली इंप्लीमेंट वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम विदाउट एनी डिले। रामविलास पासवान जी ने कहा, स्टेट और यूनियन टेरिटरी से रिक्वेस्ट किया है कि जल्द ही जल्द वन नेशन और वन राशन कार्ड को इंप्लीमेंट किया जाए। जैसा कि आपको पता है कि माइग्रेंट वर्कर को लेकर कितना समस्या हुआ था जब से ये लॉकडाउन इम्पोज हुआ था इंडिया में। हमारे इंडिया में लोग एक स्टेट तक सीमित नहीं रहते, जॉब की तलाश में, पढ़ने के लिए, या कभी किसी और कारण से एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। बट जो अभी जो राशन कार्ड मिलता है वो सिर्फ उसी स्टेट में वैलिड रहता है। आप जहाँ के राशन कार्ड हो, जहाँ का आपका आवासीय है जिस स्टेट का, आप उसी स्टेट में उसका लाभ उठा सकते हो। लेकिन केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के द्वारा इसको लेकर एक स्कीम लॉन्च किया गया, जिसको बोलते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। इसको 2019 में सबसे पहले लॉन्च किया गया, बस 4 स्टेट में, यानी कि अभी बस एक टेस्टिंग पर्पस के लिए बस 4 स्टेट में 2019 में इसको लॉन्च किया गया। बाद में इसको 1 जनवरी 2020 से कम 12 स्टेट में लॉन्च कर दिया गया। अभी रामविलास पासवान जी का कहना है कि
टोटल 24 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज कनेक्टेड हो चुके हैं इस स्कीम से। तो आप देखते हैं कि ये स्कीम कहता क्या है। अंडर दिस स्कीम एनी सिटीजन रिसाइडिंग इन द कंट्री, कोई भी बंदा किसी भी कंट्री के किसी भी पार्ट में रह सके, वो किसी से भी किसी भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि जिसको पीडीएस शॉप बोलते हैं, थ्रू आउट द कंट्री यानी पूरी देश में से, आप अगर बिहार के हो आपके पास राशन कार्ड है, तो अगर आप बिहार से मुंबई चल जाते हो अपने जॉब के लिए किसी आप और काम के लिए, तो आप वहां के पीडीएस शॉप से भी जाके अनाज को ले सकते हो, सेम उसी रेट पे जिस रेट पे आप यहाँ लेते थे, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा जो रेट तय की गई। यही हमारा वन नेशन वन राशन कार्ड। अब आप एक नेशन में रहते हो तो आपके पास एक राशन कार्ड होगा, उसी राशन कार्ड को आप पूरे देश में पूरे कंट्री में कहीं पे भी यूज कर सकते हो। तो यही कहना है हमारे रामविलास पासवान जी का कि जल्द से जल्द इसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया जाए, जो कि लोग को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। काफी ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने कल कुछ दिन पहले ही बताया था कि एमजी नरेगा का भी फंड खत्म हो रहा है, यानी कि लोग अपने घर आ चुके हैं, उनके पास इनकम कुछ नहीं है, खाने को पेट भरने के लिए पैसे नहीं है, तो उस टाइम पे ये वन नेशन और वन राशन कार्ड काफी अच्छा एक स्कीम हो सकता है। मोर देन 10 लाख हाउसेस हैव बीन अप्रूव्ड अंडर पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना अर्बन के तहत 10 लाख से ज्यादा घर जो है ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं। हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री सेड these houses have been approved in the 51st meeting of the Central Sanctioning and Monitoring Committee held in New Delhi today। और ये सारे जो 10 लाख हाउसेस अप्रूव हुए वो कहाँ अप्रूव हुए? 51st मीटिंग जो हुए थे सेंट्रल सैंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी का न्यू दिल्ली में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा रेलेवेंट है नहीं ये, इसका रेलेवेंट जो है वो है पीएम आवास योजना। ये क्या होता है चलिए इसको देख लेते हैं, ये एक स्टैटिक न्यूज है। पीएम आवास योजना को लॉन्च किया गया था 25 जून 2015 को, और इनका एम था, ऑब्जेक्टिव था कि अर्बन हाउस एरिया में सबको घर प्रदान करना 2022 तक, यानी कि 2022 तक सभी के पास अपना घर रहेगा। ये मिशन लॉन्च किया गया था 25 जून 2015 में। प्रधानमंत्री आवास योजना का दो कंपोनेंट है, एक को बोला जाता है अर्बन और एक को बोला जाता है रूरल, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसके तहत क्या किया गया है, कई सारे स्कीम को एक में मिला दिया गया है, जैसे कि सौभाग्य योजना आपको पता है ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, उज्ज्वला योजना ये एलपीजी गैस कनेक्शन से रिलेटेड है, जनधन योजना जो कि बैंकिंग आधार को बैंक से जोड़ने की ये फैसिलिटी है। इन सब स्कीम को एक साथ मिला दिया गया है। और प्रधानमंत्री आवास योजना का मेन पर्पस क्या है, सभी के लिए घर, चाहे वो अर्बन एरिया में रहते हो चाहे वो ग्रामीण एरिया में रहते हो। ये न्यूज मैं ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुका हूं कि 7 अगस्त को इंडिया का पहला किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन चलेगी, जो कि महाराष्ट्र से स्टार्ट होगी और हमारे बिहार के दानापुर तक आएगी। तो ये बस न्यूज है कि वो ट्रेन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 32 घंटे का सफर करेगी, 1519 किलोमीटर चलेगी और 14 स्टेशन पे रुकेगी, जिसमें बक्सर भी एक जगह है, नासिक है, मनमाद है, इटारसी, सतना, प्रयागराज, इन सब जगहों पे से होते हुए हॉल्ट करते हुए ये बिहार के दानापुर आएगी। महाराष्ट्र के देवलाली स्टेशन से ये खुलेगी। गवर्नमेंट ने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मॉड्यूल लॉन्च किया है स्ट्रीट वेंडर के लिए, जिससे वो रहते हुए वो लोग पीएम सेवा निधि स्कीम की बेनिफिट ले सकते हैं। पहले अब देख लेते हैं कि पीएम सेवा निधि क्या है, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं न्यूज पे। पीएम सेवा निधि स्कीम को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा 1 जून 2020 को, जिसका मेन काम है कि देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा मतलब किसको इस स्कीम का फायदा मिल सकता है। तो फायदा मिल सकता है वेंडर, हॉकर, ठेले वाले, या फिर जो टेक्सटाइल में छोटे मोटे काम करते हैं, अपैरल, आर्टिसियन प्रोडक्ट, बार्बर शॉप, लॉन्ड्री सर्विसेज, इन सब क्षेत्रों में काम करने वाले, छोटे मोटे कोई भी रोजगार करने वाले, उन लोगों को, जिसको आप स्ट्रीट वेंडर भी बोल सकते हो, रोड किनारे जो अपने ठेले लगाते हैं, उन लोगों को 10,000 तक का लोन प्रोवाइड कराएगी सरकार इसके तहत, इस स्कीम के तहत। और ये 10,000 लोन को जो रिपेबल होगा वो मंथली इंस्टॉलमेंट में रिपे कर सकते हैं आप, जिसका टेन्योर रहेगा 1 साल तक। यानी कि पीएम सेवा निधि स्कीम का मेन काम क्या है, स्ट्रीट वेंडर जो है, जो कि रोड किनारे ठेले वाले, उन लोग को कैपिटल सपोर्ट प्रोवाइड करना, पैसे से थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड करना, वो लोग भी जाके लोन ले सकते हैं और भी बिना किसी कोलेट्रल के, यानी आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना होगा, उसके बिना आप जाके लोन ले सकते हो, कुछ दिखाना नहीं होगा आपको जमीन जायदाद या कुछ भी प्रॉपर्टी, बट ये लोन सीमित है 10,000 तक ही। और इसका बेनिफिट मिलने वाला है 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को,
अगर आप 10,000 लोन ले चुके हो तो आप उसको मंथली इंस्टॉलमेंट में 1 साल के अंदर रिपे कर सकते हो। अगर आप पहले रिपे कर दिए हो तो आपको कोई भी आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। और इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो है सिडबी, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इसकी इंप्लीमेंटेशन एजेंसी होगी। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मॉड्यूल को लॉन्च कर दिया है। अब ये देखते हैं कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मॉड्यूल क्या होता है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मॉड्यूल जो है ये किसी भी एलिजिबल वेंडर के द्वारा रिक्वेस्ट किया जाता है, जिसके बाद वो पीएम सेवानिधि स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। अगर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लॉन्च नहीं किया गया है अर्बन लोकल बॉडी के द्वारा उस वेंडर को, तब तक वो पीएम सेवानिधि स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते हैं। ये एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह काम करता है और आपको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग प्रोवाइड करता है कि आप सर्टिफाइड है, आपके पास एक आइडेंटिटी कार्ड है। आपको कोई भी रोड वाला आके पुलिस किनारे आप देखते हैं पुलिस आता है, रोड वाले को साइड से मार मार के भगाता है, आपको नहीं भगा सकता अगर आपके पास ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन रहेगा अर्बन लोकल बॉडी का। तो सबमेरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल को लॉन्च किया गया जो कि चेन्नई को पोर्ट ब्लेयर से जोड़ेगा। ये काफी पुराना प्रोजेक्ट है, आई थिंक अराउंड 2018। हाँ यहाँ देखिए ये लिखा हुआ भी है, दिसंबर 2018 में इसको इनॉग्रेट किया गया था, इसका फाउंडेशन स्टोन डाला गया था, जिसके तहत चेन्नई से सबमेरीन ऑप्टिकल फाइबर ले जाया जाएगा और कनेक्ट किया जाएगा पोर्ट ब्लेयर पे। जो लोग अंडमान निकोबार जा चुके हैं उनको पता है वहां की नेट कंडीशन कितनी खराब है। वहां 2G नेट मिलता है अभी भी। पहले वहां का नेट स्पीड था 3.2 Gbps, 3.2 GB पर सेकेंड, और अब उसको हाइक करके 400 Gbps कर दिया गया है, यानी कि 100 टाइम हाइक हो गया। और ये किसके द्वारा हुआ, सबमेरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा, जिसको अब इनॉग्रेट किया जाएगा मंडे को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। चलिए देख लेते हैं ये पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, क्योंकि आप लोगों को अंडमान की भी सैर कराता हूँ, कल भी मैंने कहीं की सैर नहीं कराई थी। चलिए देख लेते हैं ये पोर्ट ब्लेयर कहाँ है। ये रहा हमारा भारत। चलिए इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और अंडमान घूम के आते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे अंडमान निकोबार, जूम कीजिए और ये खुल गया हमारा अंडमान निकोबार। कहां से कहां, चेन्नई को पोर्ट ब्लेयर से कनेक्ट करने की बात की जा रही है। पोर्ट ब्लेयर दिख रहा है आपको, मुझे तो अभी तक नहीं दिखा है। हाँ ये रहा हमारा पोर्ट ब्लेयर, यानी कि चेन्नई को, यहाँ चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर को कनेक्ट किया जाएगा वो सबमेरीन केबल के द्वारा। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज याद रखिएगा, सबसे ऊपर है मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, उसके बाद सबसे नीचे आता है लिटिल अंडमान। इसको याद रखिएगा, लिटिल अंडमान कहाँ पे है। लिटिल अंडमान अगर आपको एक वे में सजाने के लिए दे दिया जाए कि नॉर्थ टू साउथ बढ़िए और सजाइए, सबसे लास्ट में होगा लिटिल अंडमान, उसके ऊपर होगा साउथ अंडमान, उसके ऊपर होगा मिडिल अंडमान। तो मैंने आपको यहाँ घुमा दिया। चलिए थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं कहाँ से ये आ रहा है। चेन्नई से बोला जा रहा है कि इसको सबमेरीन केबल से कनेक्ट किया जाएगा। ये रहा हमारा चेन्नई, यहाँ से सबमेरीन केबल को कनेक्ट किया जाएगा अंडमान निकोबार को, जिससे कि नेट कनेक्टिविटी थोड़ी सी अच्छी हो सके। चलते हैं अब अपने न्यूज की ओर। डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी, आप लोगों में से जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको ये न्यूज शायद पता होगा। अरविंद सक्सेना जी अभी हमारे चेयरमैन थे जो कल रिटायर हो गए, उनको रिप्लेस किया गया डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी जी के द्वारा, जो कि अब नए चेयरमैन हो गए यूपीएससी की। और यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मैंने पहले भी बताया था। यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सब जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जितना कमीशन वाला है वो सब आपका क्या हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाता है। प्रदीप कुमार जोशी जो थे ऑलरेडी 2015 से कमीशन के साथ जुड़े हुए थे, बट एज अ मेंबर, अब वो एज अ चेयरमैन बन जाएंगे अरविंद सक्सेना जी के जाने के बाद। कल मैंने डिस्कस किया था अपने वोकैब वाले सेक्शन में कि नेशनल हैंडलूम डे मनाया जा रहा है, तो उसको लेके इनॉग्रेशन कौन किया, टेक्सटाइल मिनिस्टर ने किया। टेक्सटाइल मिनिस्टर अभी कौन है हमारे, स्मृति ईरानी जी। यहां से एक एग्जाम के लिए एक रिलेवेंट न्यूज ये हो सकता है कि मिनिस्ट्री ने इंडिया का फर्स्ट हैंडलूम क्राफ्ट विलेज लॉन्च किया, जो कि सरन इन हिमाचल प्रदेश है। यानी कि हिमाचल प्रदेश का एक गांव है सरन, उसको स्मृति ईरानी जी के द्वारा इंडिया का फर्स्ट हैंडलूम क्राफ्ट विलेज बोला गया। और बोला गया कि 10 अलग अलग क्राफ्ट विलेज भी जल्दी लॉन्च किए जाएंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इंडिया का फर्स्ट हैंडलूम क्राफ्ट विलेज है, एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब हमने हिमाचल प्रदेश देख लिया तो चलिए हिमाचल प्रदेश भी घूम के आते हैं। कहाँ पे है हिमाचल प्रदेश, ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश। नेबरिंग स्टेट उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश भी थोड़ा सा टच कर रहा है, और 2 यूनियन टेरिटरीज लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, ये टच कर रहा है हिमाचल प्रदेश को।
यहाँ का जो डांस है एक नाती, ये काफी फेमस डांस है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी इसका नाम मेंशन है। किस नाम से? लार्जेस्ट फोक डांस, यानी कि लार्जेस्ट फोक डांस है नाती, जो कि हिमाचल प्रदेश का लोकल डांस है। यहाँ के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, सीएम है जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश को 1950 26 जनवरी में पहले एक पारसी स्टेट बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद। उसके बाद इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया 1 नवंबर 1956 में। उसके बाद 18 दिसंबर 1970 को स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट पास किया गया, जिस एक्ट के तहत इसको पूरा पूर्ण स्टेट का दर्जा मिल गया और 25 जनवरी 1971 में ये पूरा स्टेट बनकर सामने आया। उस टाइम ये 18th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन बना था। 1971 में आपको पता है बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान से, और इसमें सबसे ज्यादा हेल्प किसने किया था? इंडिया ने हेल्प किया था। उसी हेल्प को याद करते हुए जो सोल्जर्स मार्टियर्ड हुए थे, शहीद हुए थे 1971 लिबरेशन वार में, क्योंकि उसका 50 ईयर पूरा होने वाला है, उस एनिवर्सरी पे एक मेमोरियल बनाया जाएगा जो कि इंडियन सोल्जर को याद किया जाएगा। ये बोला गया है मिनिस्टर ऑफ लिबरेशन वार अफेयर्स ऑफ बांग्लादेश AKM मुजम्मल हक के द्वारा, यानी बांग्लादेश के द्वारा उठाया गया ये एक अच्छा स्टेप है भारतीय शहीदों को याद करने का। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि OCI कार्ड जिसके पास है वो लोग अब इंडिया आ सकते हैं, बट उसके लिए एक कंडीशन ये है कि उस देश से आ सकते हैं जिस देश के साथ एयर बबल अरेंजमेंट साइन किया गया है इंडिया के साथ। अब एयर बबल अरेंजमेंट क्या है पहले वो देख लेते हैं। एयर बबल अरेंजमेंट एक ट्रेवल कॉरिडोर है दो कंट्री के बीच। आपको पता है पैंडेमिक को लेकर काफी सारे देशों ने अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट को बंद कर रखी है, वो लोग इजाजत नहीं देते किसी भी इंटरनेशनल फ्लाइट को। इस बीच में कुछ एक देश एक दूसरे देश के साथ एयर बबल अरेंजमेंट साइन कर रहे हैं, जिसके तहत एक देश से दूसरे देश तक वो लोग फ्लाइट को आने जाने की परमिशन देंगे, बट कुछ एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहेगा। ऑपरेटेड इन अ रेगुलेटेड इन्वायरमेंट, यानी कि कुछ एक रेगुलेशन के साथ वो लोग ऑपरेट कर सकते हैं कोई भी कमर्शियल फ्लाइट। और इंडिया का ये एयर बबल अरेंजमेंट किसके साथ साइन किया गया? USA, UK, जर्मनी, फ्रांस, यानी कि इस 4 देश से इंडिया में लोग आ सकते हैं जो कि OCI कार्ड होल्डर है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि OCI कार्ड होल्डर क्या होता है। तो OCI कार्ड होल्डर से पहले हम लोग जानते हैं कि OCI है क्या। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं। और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए कौन कौन सा पर्सन एलिजिबल है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ऐसा बोला गया था कि जो 26 जनवरी 1950 के बाद या फिर 26 जनवरी 1950 को भारत का सिटीजन था और अब वो जाके किसी और देश में रह रहा है, वहां का सिटीजनशिप ले लिया। चूंकि इंडिया डुअल सिटीजनशिप को अलाउ नहीं करता, तो आप किसी और देश की सिटीजनशिप लेते हुए इंडिया का सिटीजन आप नहीं रह सकते। तो जो 26 जनवरी 1950 के बाद या उस दिन तक इंडिया का सिटीजन था वो अलाउ है। जिसके पास सारा एलिजिबिलिटी था कि वो सिटीजन बन सकता है इंडिया का 26 जनवरी 1950 को, वो हो सकता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। और फिर आप किसी ऐसे के पोते हो या फिर बच्चे हो जिनके पास ये दोनों जो एलिजिबिलिटी है। ये हो गया हमारा तीसरा क्राइटेरिया। अगर ये तीनों में से आप कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो आप ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाने के हकदार हो। तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा ये बोला गया कि जो भी OCI कार्ड होल्डर है यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो हैं जिनके साथ एयर बबल अरेंजमेंट साइन किया गया, वो लोग अब इंडिया आ सकते हैं। श्रीलंका में इलेक्शन हुआ था, मैंने कल भी न्यूज को डिस्कस किया था। श्रीलंका में इलेक्शन हुआ और इस इलेक्शन में किसने जीत हासिल की? PM महिंदा राजपक्सा, इन्होंने जीत हासिल की। वो ऑलरेडी वहां के रूलिंग पार्टी थे। उन्होंने 145 सीट जीता है 225 मेंबर में, ये काफी ज्यादा है, यानी कि 2/3 सीट इन्होंने अकेले ही जीत लिया और यही वहां सरकार बनाएंगे। ये है हमारे डोनाल्ड ट्रंप। अगर आपको सबसे ज्यादा एंजॉय करना है सोशल मीडिया पे, ट्विटर अकाउंट खोल लीजिए और इस इंसान को फॉलो कर लीजिए। ये रात को सोते हुए कुछ सपना देखते, सुबह के उसको ट्वीट कर देते कि अब हमें ऐसा करना है तो भाई करना है। चाइना के पीछे ये हाथ पैर धोके पड़ चुके हैं, चाइना को बर्बाद करके ही मानना है। उन्होंने चाइनीज के 2 ऐप को बंद कर दिया है, एक है टिकटॉक और वीचैट। उन्होंने पहले चाइना को समझाया कि टिकटॉक को हमें बेच दो, अमेरिका का जितना टिकटॉक का एजेंसी है वो सारा हमारे अंदर होगा, वो हम लोग के अंदर काम करेगा। बट जब टिकटॉक ने ये चीज को नहीं माना तो उन्होंने टिकटॉक और वीचैट दोनों को मतलब बैन कर दिया अमेरिका में। और इसका रीजन क्या दिया? नेशनल सिक्योरिटी का रीजन दिया है। तो भाई डोनाल्ड ट्रंप से टकराओगे तो ऐसा ही होगा। ट्विटर भी टकरा के ऐसा गलती कर चुका है USA प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की एक ट्वीट को डिलीट करके।
सो यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर खत्म हो रहा है। सो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आ रहा है। इसके ठीक बाद हम लोग वोकैब का लेक्चर लाएंगे, जो कि ये कंटिन्यूस लेक्चर आता है। और चूंकि हाँ कल संडे है, इसलिए कल हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। मंडे को जो हम लोग मिलेंगे फिर से, संडे और मंडे दोनों के न्यूज के साथ मिलेंगे। और कल वोकैब का भी लेक्चर हमारा नहीं आएगा, क्योंकि संडे को कोई भी एडिटोरियल नहीं रहता। कुछ एक लोगों का बोलना है कि मेरा साउंड काफी ज्यादा तेज है, तो चूंकि आपके पास ऑप्शन है, आप इसको स्लो कर सकते हो। और मैं अगर 40 मिनट से ज्यादा कर देता हूँ तो उसमें भी लोग बोलते हैं इतना ज्यादा लंबा करंट अफेयर्स क्यों जा रहा है। सो चलिए, आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा हो तो इसको शेयर करना ना भूलें। चैनल को हमारा सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जितने भी स्टूडेंट को आप लोग जानते हैं जो कि किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर चलते हैं, फिर बाय बाय, मिलते हैं कल फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। कल नहीं मिलेंगे हम लोग, मंडे को मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसी टाइम पे। तब तक के लिए जय हिंद।